टाइम न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम यहाँ श्री अरविंद मिश्रा जी के पास बैठे हैं। आप हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। आपके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के डीन रहे। इसके बाद स्पेशल डेपुटेशन पे आप राज्यपाल के सलाहकार रहे, विधि सलाहकार रहे। आप यूपी बार काउंसिल का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे और इसीलिए आज हमने आपको जियो 9 में आमंत्रित किया हुआ है। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा, पहला मेरा प्रश्न ये है कि आप इतना हाई पोस्ट पे पहुंच के और आप रिटायर हुए, अब आप यूपी बार काउंसिल का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न आपने किया। मैं आपको एक बात और अपने दर्शकों को भी आपके एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा जी कि मैं ये चुनाव न तो दौलत के लिए लड़ रहा हूँ, न शोहरत के लिए लड़ रहा हूँ, न मुझे कोई ऐसी लालसा है कि इससे मेरी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, बल्कि पिछले सालों से जो परेशानियां मैं अपने आम वकीलों की देख रहा हूँ और शिक्षक होने के नाते मैं उन परेशानियों से, उन वकीलों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो सब कुछ हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है। और इसी को देखते हुए मेरे छात्रों ने मुझे बहुत इस बात के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया कि मैं इस संग्राम में उतरूं और आम वकील के लिए जो फायदे की चीजें हो सकती हैं, राहत की चीजें हो सकती हैं, उनकी ओर अपना प्रयास करूं। तो आप चुनाव जीतने के बाद में अधिवक्ताओं के हित में पहला आपका एजेंडा क्या होगा? देखिए, एजेंडा की बात तो हम अभी ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भी कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ सीमाएं बाधित हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कार्य करने की आवश्यकता भी है। जी, सबसे बड़ी परेशानी आम अधिवक्ता को यह है कि बार काउंसिल की जो कार्यकलाप है और कार्य प्रक्रिया है वो अपने आप में मेरी नज़र में बहुत पारदर्शी नहीं है। अच्छा। पारदर्शी से कहने का अर्थ कि सारा ऑब्जेक्ट, उद्देश्य बार काउंसिल का है वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। ओके। और इसके बावजूद आम एडवोकेट को ये नहीं मालूम कि बार काउंसिल की बैठक हो रही है तो उसका एजेंडा क्या है, कब मीटिंग हो रही है और उसमें डिसीजंस क्या होंगे। और यही नहीं, पूछने पर भी या आरटीआई वगैरह के बावजूद आपको संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है बार काउंसिल के बारे में, और वो अच्छा नहीं है कि बार काउंसिल को लेके लोग कई आरोप लगाते हैं, खासतौर से वित्तीय आरोप। मैं यहाँ ये कहूँगा कि बार काउंसिल को इस और भी पारदर्शी होना चाहिए। जो आपके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, उनका पब्लिकेशन पब्लिकली ऑनलाइन हर अधिवक्ता को उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि अंत में ये उनका पैसा है। इसी तरीके से और भी कई डे टू डे की प्रक्रियाएं हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन है, सीओपी का एक्सटेंशन है, कोई और चीज़ है। सीओपी आपने शब्द बोला, सीओपी, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। सीओपी व्हाट इज? देखिए, सीओपी का कॉन्सेप्ट अभी 10-12 साल से ही शुरू हुआ है और ये है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ओके। ये पाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बहुत से ऐसे अधिवक्ता आ गए हैं समाज में और कोर्ट्स में जो वास्तव में अधिवक्ताओं का काम नहीं करते, बल्कि अधिवक्ता बैनर के तहत वो और काम करते हुए इसे एक बचाव का और रास्ता बना लेते हैं, एक तरीका बना लेते हैं। तो क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे प्रैक्टिस में और प्रोफेशन में, इसलिए उनको इस दौड़ से अलग कर दिया जाए। जी। तो इसी के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का प्रावधान रखा, जिसमें वो ये इंश्योर करते हैं कि जो रोल लिस्ट पे लोग हैं वो वास्तव में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स। अच्छा, एक सवाल कुछ समय से जहन में आया। कभी मथुरा में जितने अधिवक्ता हैं उनके चैम्बर्स को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से कितना उनके लिए कष्टदायक है कि अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ दिए गए? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही इलाहाबाद में जी माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने एक भवन का उद्घाटन किया जिसमें अधिवक्ता चैम्बर्स बने हैं।
जी उस समय मैंने एक प्रश्न लिखा था और उठाया था कि अधिवक्ताओं के चैम्बर्स अथवा उनके लिए एक सम्मानजनक बैठने की जगह जो उनकी सीट है उसका इंतजाम होना चाहिए। हमारे सामने समस्या क्या है कि हमारे सारे चैम्बर्स या अधिवक्ता का सारे दिन का काम कोर्ट प्रेमाइसेस में होता है। कोर्ट प्रेमाइसेस सीमित है। कोर्ट प्रेमाइसेस हाई कोर्ट के कंट्रोल में है। ऐसे में अगर अधिवक्ता के लिए आप इंतजाम नहीं करेंगे तो अधिवक्ता कहाँ जाएगा? और यही स्थिति मथुरा में भी हुई। कलेक्ट्रेट में चैम्बर्स बने क्योंकि अधिवक्ताओं को वहां काम था, अधिवक्ताओं को बैठने की जरूरत थी, इसलिए बने। जी और अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के कोई काम हो तो उनकी व्यवस्था ऑल्टरनेट करनी पड़ेगी, तभी अधिवक्ता अपना कार्य कर पाएंगे और तभी न्यायालय अपना काम कार्य कर पाएंगे। आज लगभग 40-50 हजार नया अधिवक्ता पूरे प्रदेश में ज्वाइन करता है इस प्रोफेशन को, और जगह हमारे पास सीमित है। तो अगर हम भविष्य की नहीं सोचेंगे तो आए दिन कचहरियों में, न्यायालयों में, परिसरों में ये परेशानियां हमारे सामने आती रहेंगी और उग्र और विराट रूप में आएंगी। तो इसलिए समय रहते हुए इस ओर हमें जाना चाहिए और ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जब भी अधिवक्ता, नया अधिवक्ता का कचहरी आए तो उसको बैठने के लिए पर्याप्त, उचित और सम्मानजनक स्थान जरूर हो। अच्छा, अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक समाचार मैंने देखा था जिसमें एक अधिवक्ता पर प्राणघातक हमला किया गया था और उसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ने या प्रदेश स्तर से अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई इस तरह का अभी प्रावधान नहीं है, उसके बारे में क्या प्रयास रहे? ये भी बड़ा अहम प्रश्न है आजकल जी, क्योंकि अधिवक्ता का काम ऐसा है कि वो पक्षकार का रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधि है, और दूसरी तरफ दूसरा पक्षकार है। दोनों के क्लेम्स अपने आपस में टकराव वाले हैं, विरोधी हैं। तो यद्यपि अधिवक्ता विरोधी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो विरोध पक्ष का प्रतिनिधि है, इसलिए कई बार उसके प्रति भी एक द्वेष भावना और एक बदले की भावना, या वो अपना कार्य पूरा न कर सके, ये भावना दूसरे पक्ष में आ जाती है। जी, ये बड़ा सामान्य सिद्धांत है हमारे न्यायालयों की वर्किंग का कि अधिवक्ता को भी निर्भीक और निष्पक्ष होना चाहिए। अगर अधिवक्ता खुल के दिल से और निर्भीकता से अपने पक्ष को का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा न्यायालयों में, तो न्याय कैसे मिलेगा? और खुल के बोलने पर आपके सामने ये प्रश्न आता है कि दूसरा पक्ष आपके विरुद्ध कई बार हिंसक कार्यवाहियां करता है। तो इसी उद्देश्य के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल की या एक्ट बनाने की बात कही गई थी और बिल सबमिट भी किए। यूपी में अभी स्थिति है कि वो ड्राफ्ट के स्टेज पर ही है, प्रपोजल मांग लिए गए हैं, लेकिन अभी फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं। मेरा एक सजेशन इसमें ये होगा कि जो एक्सरसाइज हमने अभी तक की है एडवोकेट्स एक्ट को बनाने में, उसको हम बहुत कट शॉर्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो समस्या हमारी है, किसी टाइम में यही समस्या जजेस के सामने भी थी, या आज भी वो ये परिस्थिति का एहसास उन्हें है या सामना करते हैं कि उनके जजमेंट्स में, उनके द्वारा विभिन्न आदेशों में किसी न किसी पक्षकार के विरुद्ध आदेश होता है। और अगर वो पक्षकार अपने दिल में इस बात को ले जाए और उससे पर्सनल द्वेष मानने लगे तो वो उसके प्रति भी हिंसक कार्यवाही कर सकता है। तो उनको प्रोटेक्शन के लिए एक लेजिस्लेशन बना है। एक तो 1800 कुछ में बना था अंग्रेजों के टाइम, वो तो हाई कोर्ट वगैरह के लिए था मेनली, लेकिन सामान्य जजेस और मजिस्ट्रेट, बल्कि उसमें यह कहा हुआ है कि ऐसा कोई भी अधिकारी जो एक जजमेंट दे और जो बाध्यकारी जजमेंट हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 बनाया। उस प्रोटेक्शन एक्ट में यही है कि अगर जज को निर्भीक रहना है, निष्पक्ष रहना है, तो उसको जो उसके द्वारा ऑफिशियल कार्यवाही की गई है
उसमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और सिविल या क्रिमिनल कैसा भी दावा, कैसा भी आरोप उसके प्रति नहीं लगाया जा सकता। तो ये सुरक्षा ऑन डिमांड होगी या पहले से नहीं, प्लान? ये तो जजेस का जहां तक प्रश्न है, ये तो उन्हें उस एक्ट के द्वारा दे दी गई। ओके। हम भी यही चाहते हैं कि इसी प्रकार की कुछ सुरक्षा हमें भी मिले। क्यों? क्योंकि सिर्फ जज ही ऐसे नहीं है जो कि हमारे जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम के पार्ट हैं। अगर जजेस हैं तो वकील भी उतना ही अहम रोल अदा करते हैं। ये संभव नहीं है कि बिना वकीलों के जजेस निर्भीक हो जाए, बिना वकीलों के जजेस निष्पक्ष हो जाए। अगर निर्भीकता से वकील नहीं बोलेगा तो जज कैसे निर्भीकता से या निष्पक्षता से कोई आदेश पारित कर पाएंगे? मेरा विचार ये है कि उसी प्रकार के बहुत छोटा सा एक्ट है जजेस प्रोटेक्शन एक्ट, मुश्किल से 4-5 सेक्शन है उसमें। उसी प्रकार का एक छोटा सा एक्ट या उसी में हमें शामिल करते हुए उसका अमेंडमेंट कर दिया जाए, और मैं समझता हूँ उससे हमारी समस्या का अंत हो सकता है। अच्छा, एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है कि जो आय से संबंधित वकीलों की एक समस्या रहती है कि नए वकील हैं, उन्होंने एडवोकेसी शुरू की, वकालत शुरू की, लेकिन सुबह से आए और शाम को खाली हाथ चले जाते हैं, उनकी आय का कोई साधन ऐसा नहीं बन पाता है, या वृद्धावस्था उनकी होती है तो शरीर भी उतना साथ नहीं देता, उनको अपने खर्चे मीट आउट करने के लिए कोर्ट आना पड़ता है, लेकिन कोई व्यवस्था, ऐसी आय की व्यवस्था नहीं बन पाती है। इस पे कुछ कोई प्रोविजन है या नहीं है? कुछ क्या करना चाहिए? ये भी बड़ा रोचक पहलू है हमारे इस प्रोफेशन का। जी, मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ और दर्शकों को भी आह्वान करता हूँ कि वे इस पर सोचें, विशेष रूप से अधिवक्तागण। जी, न्याय दिलाना, न्यायालय चलाना या न्याय की व्यवस्था करना, ये शासन का काम है, सरकार हमारी करती है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको न्याय मिले। अब न्याय के लिए न्यायालय बनाए गए। न्यायालय में अगर हम देखें तो न्यायाधीश होते हैं, उनको वो सैलरीड हैं। क्लर्क और बाबू हो या चपरासी होते हैं, वो सैलरीड हैं। जी, सरकारी वकील होते हैं, वो भी सैलरीड हैं। एक प्राइवेट वकील ऐसा रह जाता है जिसको कोई सरकार की तरफ से राहत नहीं, जबकि कार्य वो भी वही कर रहा है। बिना उस प्राइवेट वकील के भी आप न्याय प्रणाली को नहीं चला सकते। तो आप सरकार का काम कर रहे हैं, आप पब्लिक से पैसा उगाने की बात कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं देती? इसमें क्या प्रोविजन आप तो इसी में मैं चाहता हूँ अमेंडमेंट चाहते हैं कि विशेष तौर से देखिए एक स्तर होता है जब आज व्यवसाय में आपका नाम हो जाता है, तब तो क्लाइंट खुद ढूंढ के और चल के पैदल आता जाता है। लेकिन प्रारंभ में जो आपने कहा बात, प्रारंभ में अगर हम देखें तो वाकई नए अधिवक्ताओं के लिए अर्निंग इज अ डिफिकल्ट प्रपोजल। ओके, कोई उनको फीस नहीं देना चाहता। सीनियर्स में भी एक इस तरीके की प्रथा सी बन गई कि नॉर्मली सीनियर नहीं देते थे, हालांकि अब चेंजेस आ रहे हैं। जी, यहाँ उचित होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक तो नए अधिवक्ताओं की सीमा निश्चित की जाए, क्योंकि उससे अन्य प्रॉब्लम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चैम्बर्स की बात हुई अभी, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें एक आर्थिक कवच प्रदान किया जाना चाहिए। वो आए तो कम से कम उन्हें मिनिमम वेजेस स्केल जो एक्ट है हमारा जी, जिसमें अनस्किल्ड लेबर को 15,000 से मंथली इंसेंटिव उनको इस तरह का मिले, तो उनको इतना तो मिले कि वो अनस्किल्ड लेबर के बराबर आर्थिक रूप से संपन्न रहे। और फिर हम अपेक्षा करते हैं कि तुम पढ़ के आओगे, तुम वाहन चाहिए, तुम्हें बैठने को चाहिए, तुम अच्छे कपड़े भी पहनोगे, तो जब तक सोर्स नहीं होगा तो आप ये सब कैसे उससे उम्मीद कर सकते? तो इसका कोई टाइम पीरियड फ्रेम करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इतना पीरियड तक आपको इंसेंटिव मिलेगा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसी क्रम में जी कि ऑलरेडी इंटर्नशिप वगैरह चल रही हैं, ये प्रोग्राम बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में इंटर्न्स के रूप में 1-2 नए अधिवक्ताओं को लिया जाता है जी। इसी प्रकार से कई लॉ फर्म्स में लिया जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है और एक सिस्टमेटाइज या व्यवस्था के रूप में नहीं है। तो एक व्यवस्था होनी चाहिए जो निश्चित हो
और जो भी इस प्रोफेशन के योग्य पाया जाए जी उसको ये व्यवस्था प्राप्त होनी चाहिए, ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। तो अधिवक्ताओं के लिए, नए अधिवक्ता हैं, मैं समझता हूँ प्रारंभ में 5 साल का जी, पीरियड पर्याप्त जी। होगा कि 5 साल 3 साल उसको पैरों पर खड़े होने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये ऐसी उम्र है जबकि वो लड़का 25 22 23 साल का न तो माँ बाप से मांगना चाहता है जी और खुद कमा नहीं रहा, तो बड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि वो अन्य तरीकों से पैसा कमाने के लिए मजबूर हो जाता है। वो आदर्श लेके आता है प्रोफेशन में, और यहाँ जब दूसरी दुनिया देखता है तो अक्सर उस ओर भागता है या झुक जाता है। इसमें एक प्रोविजन ये भी हो सकता है कि जो वकील पढ़ के आए हैं और प्रैक्टिस शुरू किया है, तो कोई इंश्योरेंस इस तरह का होना चाहिए उनका कि यदि उनको आवश्यकता कभी पड़ती है तो या तो वो लोन ले सके या मेडिकल इंश्योरेंस इस तरह का होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं 2 बातें कहूंगा इस संबंध में। जी पहले तो बैंक्स लोन देने में हिचकिचाती हैं, हिचकती हैं, आसानी से नहीं वकील को नहीं देती बैंक। जी ऑलमोस्ट ब्लैक लिस्टेड है। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। आपको व्यवसाय के लिए अगर लोन लेना है तो जैसे और आम लोगों को डॉक्टर्स को अवेलेबल डॉक्टर्स को मेडिकल लोन्स रियायती दरों पर मिलते हैं, तो प्रोफेशनल सेटलमेंट के लिए आपको भी वो सुविधा होनी चाहिए। इसी प्रकार आप देखते हैं कि मेडिकल बिल्स खास तौर से जी भाई इंसान है, बीमार भी पड़ेंगे, कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं तो और भी खर्चे हैं, शादी भी होनी है वगैरह वगैरह, तो इसके लिए हमें कोई इंश्योरेंस की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसमें क्या प्रोविजन ऐसा हो सकता है कि जो अधिवक्ता जो वकील नए आ रहे हैं उनको आयुष्मान कार्ड अगर बन सके तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी सुविधा हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। नए वकीलों के लिए आयुष्मान न भी हो, लेकिन सीनियर्स के लिए तो आयुष्मान हो ही सकता है। लेकिन वर्तमान में अब 60 तो वैसे भी है, वर्तमान में वकीलों को उस दायरे से हटाए निकाला हुआ है। ये प्रोविजन तो वो सुविधा नहीं है वकीलों को, क्योंकि उसमें एक आर्थिक पहलू भी है, एक प्रोफेशनल पहलू भी है जिसके आधार पे वो आयुष्मान कार्ड बनता है। जी अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम पर्याप्त नहीं है तभी बनता है, और वकीलों के लिए माना यह जाता है कि इनको पर्याप्त सोर्स ऑफ इनकम है। नया वकील आया उसकी तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। नया वकील भी कल को कहीं दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसको, बहुत से वृद्ध वकील भी, सीनियर वकील भी इस स्थिति में नहीं है कि वो उतना कमाई कर सकें, लेकिन वो आते हैं न्यायालय मजबूरियों में, कुछ शौकवश, लेकिन जो मजबूरियों में आते हैं उनकी व्यवस्था इंश्योरेंस वगैरह के द्वारा ही की जा सकती है और की जानी चाहिए। एक और बड़ा रोचक स्थिति है, न्यायालयों ने, विशेष रूप से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने एडहॉक वुमेन एम्प्लॉयज के लिए भी प्रेगनेंसी के टाइम में सुविधाएं देने के आदेश जारी किए। और चाहे उनका जॉब परमानेंट ना हो, लेकिन उनको मैटरनिटी लीव, पेड लीव, इस सब के प्रावधान है। महिला वकीलों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि देखा जाए तो प्रसव के दौरान उसके चिकित्सकीय खर्चे बढ़ जाते हैं, नए बच्चे के खर्चे बढ़ जाते हैं, और क्योंकि वो प्रोफेशन अटेंड नहीं कर पाती इसलिए उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है। तो इस व्यवस्था, इस परिस्थिति को भी एक चैलेंज के रूप में देखते हुए इसका तो बार काउंसिल के माध्यम से ये सारी सरकार के सामने आवाज उठाई जा सकती है क्या? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि बार काउंसिल का ऑब्जेक्ट ही वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। तो जब आपको ये शक्ति प्राप्त है कि वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स के लिए आप विभिन्न नियम बना सकते हैं जी, तो ये सारी परेशानियां हैं, ये दिक्कतें हैं जो हम आए दिन फेस करते हैं, इनके निराकरण के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए, बार काउंसिल की तरफ से एक इनिशिएटिव होना चाहिए इन सब चीज़ों में, और ये व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा आपसे कि जैसे कानून में समय समय पे परिवर्तन आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, तो एडवोकेट्स को, वकीलों को अपडेट रहना भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जब चेंज आया है तो अभी जैसे सीआरपीसी की जगह बीएनएस आया, तो सारा अपडेट करने के लिए उनको सारा लिटरेचर उनको परचेज करना पड़ा होगा, तो ये भी एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी, लाइब्रेरी किस तरह की है क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स? देखिए, ये प्रश्न सिर्फ लाइब्रेरी तक ही सीमित नहीं है जी, इसका मूल सिद्धांत या मूल
आधार अगर हम देखें जी तो ये माना जाता है कि न्यायाधीश या जो न्यायिक अधिकारी हैं जी वे एडवोकेट्स ये दोनों रथ के दो पहियों की दो तरह पहिए। हैं। अब अगर हम एक तरफ ये देखें कि प्रोफेशनल गुणवत्ता बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों को क्या सुविधाएं मिली हुई हैं जी और दूसरी ओर हम ये देखें कि एडवोकेट्स को क्या मिली हुई है, जी तो हम देखेंगे कि एक पहिए को तो आपने सोने से मंडित कर रखा है, जी जड़ रखा है, दूसरे पहिए में रोज नई कीलें ठुकती हैं और वो टूट टूट के बिखर रहा है। कहने का अर्थ ये है कि शासन की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था, बार काउंसिल की तरफ से भी ऐसी कोई निर्धारित और निश्चित व्यवस्था नहीं है जिसमें एडवोकेट्स अपने प्रोफेशनल गुणवत्ता को समय समय पर बढ़ा सकें, जैसा कि जजेस और मजिस्ट्रेट्स के लिए। तो इस तरीके की व्यवस्था किया जाना बड़ा ज़रूरी है और ये बिना ज़्यादा लागत के भी की जा सकती है अगर हम बार एसोसिएशन लेवल पे ही जी ज़िला स्तर पे, तहसील स्तर पे जो वहाँ अच्छे और वरिष्ठ वकील हैं उन लोगों से ये कहें कि भाई महीने में आप 1-2 दिन इस काम के लिए दें कि नए लोगों को इसमें ट्रेन कर सकें, अपडेट कर सकें और कुछ चीज़ों में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। और जैसे JTRI जजेस की ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसी तरीके से अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ बने व्यवस्था, तो इससे हम अपनी गुणवत्ता सुधार सकते हैं जिसका फल वास्तव में अच्छा न्याय होगा जी और आम जनता के लिए होगा। हमारे सारे प्रश्नों के आपने बहुत सटीक और टू द पॉइंट आंसर दिए, उत्तर दिए हैं। अब मैं अंत में एक प्रश्न और मैं जानना चाहूंगा आपसे, उसका उत्तर जानना चाहूंगा कि बार काउंसिल का चुनाव जीतने के बाद आपके जितने भी पॉइंट्स हैं इनके लिए प्रयास कितने सार्थक रहेंगे और आपको क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, फिर मैं आपको वही कहूँगा कि यहाँ जो कोड ऑफ कंडक्ट है इस वक्त कैंडिडेट्स के लिए जी उसके विपरीत होगा, लेकिन ये सब समस्याएं ऐसी हैं जिसकी ओर आने वाली या नवगठित बार काउंसिल को प्रयास करना चाहिए जी, और यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं भी उसको निश्चित रूप से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार है। जैसा मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज हमारी जो चर्चा हुई ये स्पेशली यूपी बार काउंसिल के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप प्रत्याशी हैं प्रोफेसर अरविंद मिश्रा जी, और हमारा प्रश्न करने का उद्देश्य यही था कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बार काउंसिल के बारे में थोड़ा सा आप आम जनता को भी बताएं और अधिवक्ताओं तक भी ये मैसेज पहुंचे कि अरविंद मिश्रा जी जीतने के बाद इनका उद्देश्य क्या होगा, इनका एजेंडा क्या होगा। यही सारी बातों पे आज हमारी चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी दर्शकों से हमारा नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार और अधिवक्ताओं को विशेष रूप से, और सभी से अपील है कि आने वाले इलेक्शन में अवश्य भागीदार रहें और वोट जरूर डालें और नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज़।